तो बात आती है ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस की। ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस सेक्शन 77। जो सेक्शन 77 है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसके अंदर चार्जेस जो क्रिएट होते हैं कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर, उसे आरओसी के पास रजिस्टर कराया जाता है। क्योंकि ऐसा करने से ही डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अराइज होता है, क्योंकि रजिस्ट्रार का ऑफिस पब्लिक ऑफिस है और जो चीज़ वहाँ रजिस्टर्ड होगी वो माना जाएगा कि सबको उसके बारे में पता है। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस कराया जाता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस कराने की ड्यूटी यदि देखें तो कंपनी की है, तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज विद इन और आउटसाइड इंडिया ऑन इट्स प्रॉपर्टी और एसेट, और इट में create charge on any of its undertaking, whether tangible or otherwise, and situated in or outside India, to register the particular charges। यानी कि जो चार्जेस क्रिएट होता है कंपनी के असेट्स पर, वो असेट्स चाहे विद इन इंडिया हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, चाहे ऐसे केस में वो टेंजिबल असेट्स हो चाहे ऐसे केस में वो किसी और नेचर के असेट हो, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कंपनी को जिसने अपनी प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट कराया है। जैसे लिखा ना टेंजिबल और अदरवाइज, ये अदरवाइज वर्ड यहाँ स्कोप बढ़ा रहा है कि किसी भी प्रकार की एसेट है जिन्हें चार्ज किया जा सकता है। इसीलिए जो चार्ज है वो क्रिएट हो सकता है इंडिया के अंदर भी, इंडिया के बाहर भी। सब्जेक्ट मैटर ऑफ जो चार्ज है, यानी कि जो चार्ज जिस पर क्रिएट हो रहा है प्रॉपर्टी पर, वो कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी एसेट हो सकती है, कंपनी की कोई भी अंडरटेकिंग हो सकती है, वो इंडिया के अंदर भी हो सकती है, इंडिया के बाहर भी हो सकती है। प्रॉपर्टी एसेट जो है वो टेंजिबल हो सकती है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग। वो अदरवाइज कोई फाइनेंशियल एसेट भी हो सकती है, जैसे इवन शेयर्स और डिबेंचर्स जिन्हें प्लेज किया जा सकता है। वो इंटेंजिबल एसेट भी हो सकती है जिस पर चार्ज क्रिएट हो, जैसे कोई पेटेंट, कोई कॉपीराइट, कोई ट्रेडमार्क। यहाँ पर ये बताया गया स्पष्ट रूप से कि जो वर्ड अदरवाइज इस्तेमाल हुआ है ऊपर जब इस सेक्शन में, तो उससे स्कोप और ऑपरेशन ऑफ प्रोविजंस वाइडन हो रहे हैं। चार्ज क्रिएट किया जाता है टाइटल डीड्स को डिपॉजिट करके। नॉर्मली बैंक एग्री हो जाता है इस मोड ऑफ चार्ज के लिए, वहाँ प्रॉपर मॉर्गेज कराने की जरूरत नहीं, बस कागज जमा कर दो। रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है चार्जेस का, इसीलिए आरओसी के पास रजिस्टर कराना पड़ता है। वैसे तो ड्यूटी जब कंपनी ने लोन लिया, लैंडर ने लोन दिया, तो ड्यूटी कंपनी की है कि कंपनी जिन एसेट्स पर चार्ज क्रिएट कराया है उनका रजिस्ट्रेशन कराए आरओसी के पास। लेकिन यदि कंपनी फेल होती है रजिस्ट्रेशन कराने में, तो ऐसे केस में जो चार्ज होल्डर है जिसने लोन दिया है वो खुद भी चार्ज क्रिएट करा सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल देखा जाए तो उसके इंटरेस्ट को भी हानि हो जाएगी यदि चार्ज प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड नहीं है। सेक्शन 78 जो कि पूरा बाद में एक्सप्लेन्ड है, वो ये कहता है कि कंपनी जो क्रिएट करती है चार्ज, यदि वो फेल हो जाती है रजिस्टर करने में चार्जेस बताए गए 30 दिन के अंदर अंदर, तो पर्सन जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ है वो भी उस चार्ज को रजिस्टर करा सकता है। रजिस्ट्रेशन बाय परचेजर सेक्शन 79 जिसे बाद में एक्सप्लेन किया गया है, वो कवर करता है अदर केसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, जहां पर कंपनी परचेज करती है कोई प्रॉपर्टी जिस केस में जो चार्ज ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। यानी कि यदि कंपनी ने कोई ऐसी संपत्ति खरीदी जिसमें चार्ज पहले से ही रजिस्टर्ड है, ऐसे केस में कंपनी जो परचेज कर रही है प्रॉपर्टी वो चार्ज को रजिस्टर करा लेती है अपने नाम में, जो कि पहले सेलर का नाम में थी, अब बस उसके नाम में आ जाएगी, क्योंकि पहले जो सेलर था वो ओनर था, अब कंपनी ओनर है। कैसे कराते हैं चार्जेस को रजिस्टर? जो भी पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कौन सा है? प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म यहाँ पर लिखा है CHG1 और डिबेंचर्स के केस में CHG9। फॉर्म नंबर इंपॉर्टेंट है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नॉर्मल सर्कमस्टांस में CHG1 और यदि डिबेंचर्स का केस है तो CHG9। जैसे लिखा है यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, तो CHG1 और CHG9। तो particulars of charge in prescribed form together with copy of the instrument if any creating the charge duly signed by the company and the charge holder shall be filed with the registrar within 30 days of creation of charge along with the prescribed fees।
तो यानी कि एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ चार्ज क्रिएट होने के 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्टर करा देना चाहिए। बाकायदा चार्ज वेरीफाइड भी होना चाहिए। वेरीफाइड इसलिए ताकि ऑथेंटिसिटी आ जाए उसकी कि हाँ भाई ये जो चार्ज है ये कंपनी ने क्रिएट करा है, कंपनी इसके बारे में जानकारी दे रही है। तो जो कॉपी है हर इंस्ट्रूमेंट की जिससे चार्ज क्रिएट या मॉडिफाई किया जाता है वो रजिस्ट्रार के पास फाइल्ड होगी और पहले वेरीफाइड होगी। दो केस हो सकते हैं, जिस प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट किया गया है वो पूरी तरह से बाहर है, सारी संपत्ति बाहर है चार्ज वाली, तो कॉपी वेरीफाइड की जाएगी एक सर्टिफिकेट के माध्यम से और सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा कंपनी की मोहर लगाकर, यदि कंपनी की मोहर है तो, या फिर कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी या ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर वो उसे वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर ऐसे केस में कोई और व्यक्ति कंपनी के अलावा जो इंटरेस्टेड है मॉर्गेज या चार्ज में वो भी उसे वेरीफाई कर सकती है। लेकिन यदि इंस्ट्रूमेंट या डीड ऐसी किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जो पूरी तरह से इंडिया में है या पार्टली इंडिया में पार्टली बाहर है, तो उसकी कॉपी वेरीफाई की जाएगी एक सर्टिफिकेट के द्वारा जो इशू किया जाएगा डायरेक्टर के द्वारा कंपनी के या कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा या कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर बना रखा है चार्ज होल्डर का तो उसके द्वारा। इसीलिए इन केस जो इंस्ट्रूमेंट है डीड है सोलली रिलेटेड है जो प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, तो कॉपी को एडिशनली सर्टिफिकेट इशू कराकर वेरीफाई किया जाएगा उस किसी व्यक्ति के द्वारा जो अदर देन कंपनी है पर इंटरेस्टेड है मॉर्गेज या चार्ज में। इस तरह का वेरिफिकेशन यदि पॉसिबल नहीं है, दिस टाइप ऑफ वेरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल व्हेन इंस्ट्रूमेंट और डीड रिलेट्स टू प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया और वेदर होली और पार्टली। वहां पर तो डायरेक्टर साइन कर देंगे, कंपनी सेक्रेटरी साइन कर देंगे। यानी कि वैसे तो आप देखें यदि हम टाइम लिमिट देखें तो नॉर्मली तो टाइम लिमिट है कि जब चार्ज क्रिएट हुआ उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको चार्ज रजिस्टर करा देना चाहिए। यहां पर कंपनीज अमेंडमेंट सेकंड ऑर्डिनेंस 2019 ने एक प्रोविजन को अमेंड किया और टाइम की जो एक्सटेंशन की लिमिट पहले थी उन चार्जेस की जो 2/11/2018 से पहले पास हुए थे उस टाइम लिमिट को चेंज किया। तो ये जो पुराने वाला प्रोविजन है ये हमारे लिए कुछ खास बेनिफिशियल नहीं है, बस पढ़ा देता हूं। जो चार्ज क्रिएट हुए थे 2/11/2018 से पहले उनके साथ प्रोविजन ये है कि चार्ज क्रिएट होने के 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए और यदि इन 30 डेज में वो रजिस्टर नहीं हुआ तो एडिशनल फीस के साथ वो चार्ज अगले 300 दिन में रजिस्टर कराया जा सकता था। परंतु यदि वो अगले 300 दिन में भी रजिस्टर नहीं हुआ तो ऐसे केस में रजिस्टर हो जाना चाहिए 2/11/2018 के 6 महीने के अंदर अंदर और उसके लिए एडिशनल फीस और हर क्लास ऑफ कंपनीज के लिए एडिशनल फीस डिफरेंट होगी के साथ उसका रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता था। लेकिन देखा जाए तो अब तो हम इतने आगे आ चुके हैं कि इस प्रोविज़न का हमारे लिए कोई खास इफेक्ट नहीं है, इसीलिए अब हमारे तो अमेंडेड प्रोविज़न ही पढ़ना है। और अमेंडेड प्रोविज़न तो ये कहता है कि जो चार्ज क्रिएट हुआ है 2/11/2018 के बाद, तो जो चार्ज क्रिएट हुआ है 2/11/2018 के बाद वो 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर हो जाना चाहिए और यदि वो 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर नहीं हुआ तो ऐसे केस में वो अगले 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर हो जाना चाहिए एडिशनल फीस के साथ। यानी कि जिस दिन क्रिएट हुआ है उसे 60 दिन के अंदर अंदर 30+30, क्योंकि यदि वो इन 30 दिन में भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ जो अगले 30 दिन है तो ऐसे केस में उसे रजिस्टर कराया जा सकता है फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज के अंदर अंदर। लेकिन इस बार जो फीस लगेगी वो एड वैलोरम बेसिस पर लगेगी। एड वैलोरम बेसिस का मतलब ऑन वैल्यू बेसिस, यानी कि जितने का आपका असेट है उसके आधार पर फिर फीस चार्ज की जाएगी। तो यानी कि जो 2/11/18 के बाद के चार्जेस हैं हमारे ऊपर, तो वो प्रोविज़न अब फिलहाल एप्लीकेबल है, वो रजिस्टर हो जाने चाहिए 30 डेज के अंदर अंदर, नहीं तो एडिशनल फीस के साथ फर्दर 30 डेज के अंदर अंदर, नहीं तो फर्दर ज़्यादा से ज़्यादा 60 डेज के अंदर अंदर, लेकिन जो एडिशनल फीस लगेगी वो एड वैलोरम बेसिस पर लगेगी। यहाँ पर बाकायदा एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए प्रोविज़न भी दिए गए हैं। प्रोसीजर बताया गया है, प्रोसीजर फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट।
तो प्रोसीजर फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, जो कंपनी है उसे रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म नंबर 9 बताया गया है, यानी कि वही CHG1 या CHG9। तो कंपनी को एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है रजिस्ट्रार को प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांगते हुए। वो जो एप्लीकेशन जाएगी वो सपोर्टेड होनी चाहिए एक डिक्लेरेशन से, और वो साइंड होनी चाहिए कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा या डायरेक्टर के द्वारा कि भाई देरी हो गई है, हमसे बिलेटेड फाइलिंग कर रहे हैं। हालांकि इस देरी के कारण अफेक्ट नहीं होने चाहिए राइट्स किसी और व्यक्ति के जो इंटरवीनिंग क्रेडिटर्स हैं कंपनी के, यानी कि इस बीच जो राइट्स क्रिएट हो गए वो बेटर होंगे। रजिस्ट्रार को जब एक एप्लीकेशन रिसीव होगी एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए, जैसा कि ऊपर देखा गया है, और रजिस्ट्रार यदि सेटिस्फाइड है कि वाकई सफिशिएंट कॉज थे पर्टिकुलर्स ना फाइल करने के टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो ओरिजिनल 30 पीरियड मिले थे, तो रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है तो ऐसे केस में वो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस अलाउड कर देगा फर्दर एक्सटेंडेड पीरियड में। और फर्दर जो रिक्विजिट एडिशनल फीस या एडिशनल एड वैलोरम फीस है जैसी है वो तो पे करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन होने पर सर्टिफिकेट मिलेगा। जहां पर चार्ज या मॉडिफिकेशन ड्यूली रजिस्टर्ड है रजिस्ट्रार के द्वारा, तो एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन इशू किया जाएगा रजिस्ट्रार के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। सर्टिफिकेट जो इशू किया जाएगा रजिस्ट्रार के द्वारा वो इस बात का पक्का सबूत होगा कि जो रिक्वायरमेंट है चैप्टर 6 की और जो रूल्स उसके तहत बने हुए हैं रजिस्ट्रेशन से संबंधित वो वाकई पूरे कर लिए गए हैं। हालांकि सेक्शन 77 कुछ केसेस में अप्लाई नहीं होता। जो एप्लीकेशन है सेक्शन 77 की वो नहीं मेड की जाएगी उन चार्जेस पर जो प्रिस्क्राइब्ड है RBI की कंसल्टेशन में। जैसे यहां पर जो फॉर्म नंबर CHG2 है वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए और CHG3 जो है वो मॉडिफिकेशन के लिए। स्पेसिफिकली ये बात याद रखनी है कि जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा वो CHG2 में मिलेगा और मॉडिफिकेशन वाला 3 में। बात आती है नहीं कराया रजिस्ट्रेशन तो क्या, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा नॉन रजिस्ट्रेशन का। देखा जाए तो बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो यदि कंपनी का चार्ज रजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो ऐसे केस में लिक्विडेटर जिस क्रेडिटर के फेवर में चार्ज है उसे प्रेफरेंस देगा और असेट बिकने पर पहला पैसा उसे मिलेगा। यदि चार्ज रजिस्टर्ड नहीं है तो यदि कंपनी अभी ऑनगोइंग है और वो असेट किसी कारण से बिकती है तो चार्ज गुड है, क्रेडिटर जिसके फेवर में है उसे ही पैसा मिलेगा असेट बिककर। लेकिन यदि कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है तो जो अनरजिस्टर्ड चार्ज है वो वॉइड हो जाएगा लिक्विडेटर के अगेंस्ट, लिक्विडेटर उसे कंसिडर नहीं करेगा। और जनरली ऐसी स्थिति लिक्विडेशन के टाइम पे आती है। तो बेहतर तो यह है क्रेडिटर के लिए कि वो इस बात का ध्यान रखे कि कंपनी चार्ज रजिस्टर करा रही है, क्योंकि नॉन रजिस्ट्रेशन आफ्टर ऑल क्रेडिटर को ही प्रभावित करेगा ज़्यादा है। तो नॉन रजिस्ट्रेशन का ये प्रभाव है। लिखा है नो चार्ज क्रिएटेड बाय द कंपनी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द लिक्विडेटर अपॉइंटेड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 और एनी अदर क्रेडिटर अनलेस इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच चार्जेस गिवन बाय रजिस्ट्रार। कंपनी की असेट्स पर जब कोई चार्ज क्रिएटेड है तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा लिक्विडेटर के द्वारा जो कंपनी एक्ट में अपॉइंट होता है या IBC के तहत अपॉइंट होता है, जब तक कि वो प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड ना हो और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ने देना दिया हो। इसका मतलब जो चार्ज है वो वॉइड हो जाएगा अगेंस्ट लिक्विडेटर और अदर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि कहें तो वाइंडिंग अप के समय पर क्रेडिटर जिसका चार्ज रजिस्टर्ड नहीं है वो एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह ट्रीट होगा। ना तो लिक्विडेटर ना ही कोई और क्रेडिटर लीगल रिकॉग्निशन देगा उस चार्ज को जो रजिस्टर्ड नहीं है। हालांकि पैसा तो लौटाना पड़ेगा कंपनी को क्रेडिटर का जितना हो सके, लेकिन चार्ज में जो प्रेफरेंस मिलती है पहली असेट बिकने के बाद पैसा रिसीव होने की वो नहीं होगी यहाँ पर। इसीलिए लिखा है बट दिस शैल नॉट प्रेजुडाइज एनी कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशन फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी सिक्योर्ड बाय चार्ज। जो पैसा मिलना है क्रेडिटर को वो प्रेजुडाइज नहीं होगा, वो तो मिलना ही है। इसका मतलब डेट तो वैलिड रहेगा और डेट कंपनी के अगेंस्ट एनफोर्स भी कराया जा सकता है कोर्ट के माध्यम से सूट फाइल करके, पर जो सिक्योरिटी चार्ज के रूप में क्रिएट करी थी वो लॉस्ट हो जाएगी।
फर्दर ये बात भी नोट करने वाली है कि फेलियर टू रजिस्टर चार्ज कंपनी को एब्जॉल्व नहीं कर देगा उसकी लायबिलिटी से। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है नॉन रजिस्ट्रेशन का, वो है कि जो चार्ज होल्डर है वो लूज कर देगा अपनी प्रायोरिटी। एनी सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज shall not prejudice any rights acquired in respect of any property before charge is actually registered। लेकिन ये भी खास बात है कि चार्ज यदि लेट रजिस्टर हुआ और इस बीच में किसी के कोई राइट्स अराइज हो गए तो वे राइट्स ज़्यादा प्रीफरेबल माने जाएंगे इसके मुकाबले। जैसे कि बैंक ए ने एडवांस करे 1 करोड़ रुपए आकाश लिमिटेड को अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग एट मुलुंड। चार्ज क्रिएटेड किया गया डिपॉजिट करके टाइटल डीड्स 1 जून 2019 को। कंपनी ने रजिस्टर नहीं कराया चार्ज शुरुआत के 30 दिन में। बाद में चार्ज रजिस्टर कराया गया 13 अगस्त 2019 को एड वेलरम फीस देकर, और सफिशिएंट कॉज भी बता दिए गए कि क्यों नहीं चार्ज रजिस्टर हुआ। इन द मीन टाइम बैंक बी ने एडवांस कर दिए थे 2 करोड़ रुपए आकाश लिमिटेड को सेम सिक्योरिटी के अगेंस्ट 20 जून 2019 को। ये चार्ज पहले रजिस्टर करा लिया गया था 27 जून 2019 को। बाद में आकाश लिमिटेड लिक्विडेशन में गई, प्रॉपर्टी रियलाइज हुई केवल 2 करोड़ रुपए। तो बैंक बी रिसीव करेगा अपना लोन बैक फुली, लेकिन बैंक ए नहीं रियलाइज करेगा कुछ भी, क्योंकि सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इन फेवर ऑफ बैंक ए विल नॉट प्रेजुडाइज द राइट ऑफ बैंक बी विच ऑब्टेन इट्स राइट बिफोर द चार्ज इन फेवर ऑफ बैंक ए एक्चुअली रजिस्टर्ड। इसीलिए यहाँ बैंक बी को प्रायोरिटी मिलेगी बैंक ए के ऊपर, चाहे भले उसका चार्ज बाद में क्यों ना क्रिएट हुआ हो। तो यहां पर देखा जाए कि शुरुआत में बैंक ए ने पैसे दिए थे और चार्ज क्रिएट करके रजिस्टर नहीं कराया था। बाद में बैंक बी ने पैसे दिए और चार्ज पहले रजिस्टर करा लिया। तो लिखा है बैंक बी विल रिसीव इट्स लोन बैक फुली बट बैंक ए विल नॉट रियलाइज एनीथिंग बिकॉज सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इन फेवर ऑफ बैंक ए विल नॉट प्रेजुडाइज द राइट्स ऑफ बैंक बी। क्योंकि बैंक बी के राइट्स आ गए थे इस बीच ए का रजिस्ट्रेशन हुआ, तो इसीलिए जो राइट्स आ गए थे वे प्रेजुडाइज नहीं होंगे। दस बैंक बी गेट्स प्रायोरिटी ओवर बैंक ए इवन दो चार्ज वॉज क्रिएटेड लेटर। तो चार्ज क्रिएट हुआ लेकिन बाद में हुआ, तो इसीलिए वो इफेक्टिव भी बाद में ही हुआ। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर सेक्शन 78 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यानी कि यदि कंपनी ने रजिस्टर नहीं कराया तो देखा जाए तो चार्ज होल्डर को प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो इसीलिए चार्ज होल्डर को भी अधिकार दिया गया है चार्ज होल्डर खुद रजिस्टर करा ले। और यदि चार्ज होल्डर को रजिस्टर कराना पड़ा तो उसमें जो खर्चा आएगा वो कंपनी से रिकवर कर लेगा, क्योंकि ड्यूटी तो आफ्टर ऑल कंपनी की थी ना शुरू में। ये देखा जा सकता है पहले से, जैसे हमने डिस्कशन करा कि नॉन रजिस्ट्रेशन या डिले ऑफ रजिस्ट्रेशन सीरियसली अफेक्ट करता है चार्ज होल्डर के इंटरेस्ट को। इसीलिए लॉ देता है चार्ज होल्डर को एक कंसेशन। सेक्शन 78 कंपनी एक्ट 2013 का एम्पावर करता है चार्ज होल्डर को उसका चार्ज रजिस्टर कराने के लिए इन केस कंपनी फेल हो रही है ऐसा करने में। तो यहाँ एक डायग्राम बना दिया गया है, चार्ज होल्डर रजिस्ट्रार के पास अप्लाई कर सकता है यदि कंपनी फेल हो जाती है चार्ज को रजिस्टर कराने में 30 दिन में। वैसे कंपनी को रजिस्टर करना चाहिए चार्ज। जो रजिस्ट्रार है वो नोटिस देता है कंपनी को कि भाई देखो किसी की तरफ से तुम्हारी एसेट पर चार्ज क्रिएट होने के लिए आया है, और यदि कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं होता तो रजिस्ट्रार अगले 14 दिन के अंदर अंदर जब उसने नोटिस दिया कंपनी को चार्ज को रजिस्टर कर लेता है। लेकिन जब कंपनी को नोटिस दिया और कंपनी ने ऑब्जेक्शन शो किया, तो यदि कंपनी ने रजिस्टर किया अपने आप या सफिशिएंट कॉज शो किया कि क्यों चार्ज रजिस्टर नहीं होना चाहिए, और वो रजिस्ट्रार को सही लगता है तो बात अलग है। यदि ऐसा है तो रजिस्ट्रार फिर रजिस्ट्रेशन करेगा नहीं। लेकिन यदि सफिशिएंट कॉज शो नहीं किया, कंपनी ने कुछ किया ही नहीं, आंसर ही नहीं दिया, तो ऐसे केस में रजिस्ट्रार जो है चार्ज को रजिस्टर कर लेगा चार्ज होल्डर के कहने पर भी। अकॉर्डिंगली
यदि चार्ज क्रिएट किया जाता है कंपनी के द्वारा 30 दिन में तो अच्छी बात है, लेकिन यदि चार्ज क्रिएट नहीं करती कंपनी, जो कंपनी रेस्पॉन्सिबल है चार्ज क्रिएट करने के लिए, वो फेल हो जाती है चार्ज क्रिएट करने में, तो ऐसे केस में जिसके फेवर में चार्ज क्रिएटेड है यानी कि चार्ज होल्डर, उसके पास भी राइट है कि वो चार्ज जो क्रिएट है वो करा ले खुद, वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दे। जो चार्ज होल्डर है उसे एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज यानी कि एक एप्लीकेशन की तरह बनानी पड़ेगी प्रिस्क्राइब टाइम में, प्रिस्क्राइब फॉर्म में, और ऐसे केस में वो रजिस्ट्रार को सेंड कर देगा। जब एप्लीकेशन आएगी चार्ज होल्डर की तरफ से तो रजिस्ट्रार एक नोटिस पहले कंपनी को देगा कि भाई किसी ने तुम्हारी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करने के लिए एप्लीकेशन दी है, और यदि कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं होता तो ऐसे केस में वो अलाउ करेगा रजिस्ट्रेशन अगले 14 दिन के अंदर अंदर नोटिस भेजने के। तो यानी कि एक तरह से कंपनी को 14 दिन मिले मना करने के लिए, यदि मना करना है कि मत करो रजिस्ट्रार तब रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं करेगा चार्ज होल्डर ने जो एप्लीकेशन दी है, यदि कंपनी अपने आप ही रजिस्टर कर लेती है चार्ज या फिर सफिशिएंट कॉस्ट शो कर देती है कि हम क्यों नहीं रजिस्टर करा रहे चार्जेस। यदि चार्ज रजिस्टर होता है तो ऐसे केस में जो रजिस्ट्रेशन की फीस चार्ज होल्डर को देनी पड़ गई वो कंपनी से रिकवर कर सकता है। इन केस registration is effected on application made by holder of the charge, such person shall be entitled to recover from the company the amount of any fees or additional fees paid by him to registrar for purpose of registration of charge। फिर बात आती है सेक्शन 79 की, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। यानी कि यदि हम कोई ऐसी संपत्ति खरीदते हैं या कंपनी कोई ऐसी संपत्ति खरीदती है जिस पर पहले से किसी का चार्ज था तो क्या होगा, और दूसरा है चार्ज में मॉडिफिकेशन कराना, यानी कि चार्ज की शर्तों में कोई परिवर्तन हो तो वो कराना। एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज सेक्शन 79। यहाँ दो सिचुएशन बताई गई हैं, एक्विजिशन बाय कंपनी ऑफ एनी प्रॉपर्टी दैट इज ऑलरेडी सब्जेक्ट टू चार्ज, यानी कि यदि ऐसी प्रॉपर्टी एक्वायर की जा रही है जिस पर पहले से किसी का चार्ज है, और दूसरा मॉडिफिकेशन इन टर्म्स एंड कंडीशन और मॉडिफिकेशन इन द एक्सटेंट और ऑपरेशन ऑफ एनी चार्ज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी कि चार्ज की शर्तों में परिवर्तन जो चार्ज पहले से रजिस्टर्ड है। प्रोविजन कंटेन्ड है सेक्शन 77 में जो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज से संबंधित है, वो यहाँ पर भी लागू तो होता ही है। लिखा है कंपनी एक्वायरिंग प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, पहले 79 में फर्स्ट पार्ट, यदि हम ऐसी संपत्ति खरीद रहे हैं जिस पर पहले से किसी का चार्ज है। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी where charge is already registered and if sold with the permission of holder of the charge, it shall be the duty of the company acquiring it to get the charge registered in accordance with section 77. In other words, the earlier charge should get vacated and in its place new charge get registered by the company which has acquired it। यानी कि केस कुछ ऐसा होगा केस कुछ ऐसा बनेगा जैसे कि एक असेट है जिस पर ए का चार्ज पहले से है, जैसे ये एक्स लिमिटेड की असेट है और ए का चार्ज इस पर पहले से है। अब वाई लिमिटेड इसको खरीद रही है, और चार्ज होल्डर की परमिशन से खरीद रही है, यानी कि ए की परमिशन से। तो पहले एक्स लिमिटेड ए का क्रेडिटर था, अब ये प्रॉपर्टी खरीद ली वाई लिमिटेड ने। तो रजिस्ट्रार के पास, आरओसी के पास पहले जहां नाम लिखा था एक्स लिमिटेड का कि भाई एक्स लिमिटेड की संपत्ति है और ए का चार्ज है, अब लिखा जाएगा वहां पे एक्स का नाम कट के वाई लिमिटेड की संपत्ति है और ए का चार्ज है। तो इसीलिए इन केस प्रॉपर्टी वेयर चार्ज इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड इफ सोल्ड विद द परमिशन ऑफ होल्डर ऑफ चार्ज, पहले एक्स की संपत्ति थी, ए के नाम में थी, तो ये ड्यूटी है अब उस कंपनी की जो उसे एक्वायर कर रही है कि गेट द चार्ज रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 77, क्योंकि अब ऑनर बन गई वाई
और चार्ज होल्डर है ए, तो वो ऐसे केस में ये लिखवाए कि संपत्ति मेरी है और ए का चार्ज क्रिएटेड है। दूसरे शब्दों में अर्लियर चार्ज हो जाएगा वैकेट एंड डिस्प्ले न्यू चार्ज शुड गेट रजिस्टर्ड बाय द कंपनी विच हैज एक्वायर्ड इट। दूसरी बात आती है मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज की। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज व्हेन देयर इज चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यहां पर भी नई शर्तों के साथ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा बस। सेक्शन 79 जो है वो रिक्वायर करता है कि चार्जेस में मॉडिफिकेशन हुआ है तो उसे भी तो रजिस्टर कराओ, क्योंकि यानी कि पुरानी चीजें तो बदल गई। मॉडिफिकेशन में शामिल करते हैं वेरिएशन जो टर्म्स और कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट में हो रहा है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई बदलाव आ रहा है म्यूचुअल एग्रीमेंट से ऑपरेशन ऑफ लॉ से, जैसे वेरिएशन हो रहा है एक्सटेंट या ऑपरेशन ऑफ चार्ज में, या और भी किसी तरह की मॉडिफिकेशन। इवन यदि राइट्स जो चार्ज होल्डर के हैं वो थर्ड पार्टी को दिए जा रहे हैं तो है तो वो भी आफ्टर ऑल मॉडिफिकेशन ही। यहां मॉडिफिकेशन के कुछ उदाहरण दिए गए। जब चार्ज मॉडिफाई होता है तो उसमें टर्म्स और कंडीशन जो एग्जिस्टिंग चार्ज के हैं वो एग्रीमेंट के माध्यम से मॉडिफाई हो सकते हैं। जहां मॉडिफिकेशन एग्रीमेंट की तरह से हो रहा है, एग्रीमेंट की तरह से, जैसे कि कोई लिमिट बढ़ाई घटाई जा रही है, या फिर मॉडिफिकेशन इज बाय सीडिंग अ पारी पासु चार्ज, यानी कि चार्ज पर पारी पासु अधिकार, यानी कि प्रोपोर्शनेटली जो बाद में क्रेडिटर्स क्रिएट होंगे उनमें भी बटेगा पैसा। इस तरह का कोई प्रोविजन आ रहा है, क्योंकि पारी पासु का मतलब ही होता है प्रोपोर्शनेट शेयर इन द प्रॉपर्टी मॉर्गेज। व्हेन दिस cede the charge holder will become second charge holder and as such his right entitlement will be subject to full satisfaction of the first charge holder claim। यदि कोई चार्ज था जो पारी पासु था लेकिन अब सीड किया जा रहा है उसे, तो फिर ऐसे केस में वो चार्ज पारी पासु नहीं रहा। का मतलब यह है कि जो फर्स्ट चार्ज होल्डर था उसे पहला उसका पूरा पैसा मिलेगा और जो बाद वाले हैं बचा हुआ उन्हें मिलेगा। ये भी मॉडिफिकेशन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे अदर देन बैंक रेट कोई चेंज हो रहा है तो वो, या जहां पर चेंज हो रहा है रीपेमेंट शेड्यूल में वो, या जहां पर पार्शियली चार्ज रिलीज किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर एसेट या प्रॉपर्टी पर, सब वो, ये सब मॉडिफिकेशन है। और मॉडिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। रजिस्ट्रार के पास जब मॉडिफिकेशन रजिस्टर कराया जाएगा तो नया सर्टिफिकेट मिलेगा चार्ज का। रूल 6 के अनुसार जहां पर्टिकुलर्स और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज रजिस्टर कराए जा रहे हैं तो रजिस्ट्रार मॉडिफिकेशन को रजिस्टर करके नया सर्टिफिकेट बनाकर दे देगा CHG 3 में। जो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा रजिस्ट्रार के द्वारा वो इस बात का पक्का सबूत होगा कि चैप्टर 6 की रिक्वायरमेंट और उसके तहत जो रूल्स हैं उनके तहत काम पूरा किया गया और वो सब कंप्लाइड विद भी है। ये तो मॉडिफिकेशन की बात आई। फिर बात आई जब क्रेडिटर का पैसा पूरा लौटा दिया गया। जब क्रेडिटर का पैसा पूरा लौटा दिया गया तो जो चार्ज था कंपनी की एसेट्स पर वो तो रिलीज हो जाना चाहिए चार्ज, क्योंकि अब सेटिस्फाई हो गया है। तो कंपनी रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देकर बता देती है हमने सारा पैसा लौटा दिया, और कंपनी फिर एक नोटिस भेजती है क्रेडिटर को, चार्ज जिसके फेवर में क्रेडिट था, कि कंपनी ऐसा कह रही है। तो यदि उसकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता या वो पहले ही कह देते हैं कि हाँ मेरा पैसा मिल गया, तो चार्ज सेटिस्फाई हो गया और रजिस्टर ऑफ चार्जेस में से रजिस्ट्रार नाम काट देगा कंपनी का, और कंपनी की जो एसेट्स हैं वो चार्ज से रिलीज हो जाएंगी। तो देखा जाए तो बेसिक प्रोविजन तो यही है कि कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, सेक्शन 82, इंटीमेशन रिगार्डिंग सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। सेक्शन 82 जो कंपनी एक्ट 2013 का है वो रिक्वायर करता है कंपनी को कि कंपनी इंटीमेशन ऑफ पेमेंट या सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज इन फुल जो रजिस्टर्ड है उसके संबंध में प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में ROC के पास भेज दे। इंटीमेशन भेजी जानी चाहिए पेमेंट हो जाने या सेटिस्फैक्शन हो जाने के 30 डेज के अंदर अंदर। हालांकि टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी कराया गया है। जो सेक्शन 82 का प्रोवाइजो है वो कहता है एक्सटेंशन किया जा सकता है फ्रॉम 30 to 300 डेज। अकॉर्डिंगली ये प्रोवाइडेड है कि रजिस्ट्रार कंपनी के एप्लीकेशन पर, चार्ज होल्डर के एप्लीकेशन पर अलाउ कर सकता है इंटीमेशन ऑफ पेमेंट और सेटिस्फैक्शन 300 दिन के अंदर अंदर, जब एडिशनल फीस साथ में जमा की जाए। नोटिस टू द होल्डर ऑफ चार्ज बाय रजिस्ट्रार।
जब इंटीमेशन रिसीव होती है तो रजिस्ट्रार जो है वो ऐसे केस में जो चार्ज होल्डर है उसे एक नोटिस भेजता है और चार्ज होल्डर से कहता है देखो कंपनी की तरफ से चिट्ठी आई है कि उन्होंने पेमेंट कर दिया है और रजिस्ट्रेशन अब हटा दें, तो क्या हम रजिस्ट्रेशन हटा दें? तो ऐसा नोटिस कंपनी भेजती है चार्ज होल्डर को, जो कि 14 दिन के रेस्पेक्ट में होता है कि 14 दिन में उन्हें जवाब देना चाहिए चार्ज होल्डर को कि क्यों ऐसा ना किया जाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कंपनी ने चिट्ठी भेज दी हो कि मैंने पेमेंट कर दी और असली में कर रही ना हो। लेकिन यदि कोई शो कोज आता नहीं है चार्ज होल्डर की तरफ से तो रजिस्ट्रार ऑर्डर एंटर कर लेता है मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन का अपने रजिस्टर में और इन्फॉर्म कर देता है कंपनी को कि हमने सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज रिकॉर्ड कर लिया है। However, no notice is required to be sent in case intimation to the charge registrar in this registered platform and signed by the holder of the charge. लेकिन नोटिस भेजने की जरूरत ही नहीं होती रजिस्ट्रार को यदि चार्ज होल्डर के सिग्नेचर भी पहले से ही है। तो इसका मतलब तो यानी कि ना डेटर ने पैसे दे दिए, क्रेडिटर ने रिसीव कर लिए, फिर तो ऐसे केस में चार्ज का रजिस्ट्रेशन हटेगा ही क्योंकि चार्ज होल्डर के खुद के सिग्नेचर है, तो वो जो नोटिस वाली रिक्वायरमेंट है फिर पड़ेगी नहीं। लेकिन यदि चार्ज होल्डर ने कोई कारण शो किया कि मत हटाना नाम अभी, रजिस्ट्रार शैल रिकॉर्ड अ नोट टू दैट इफेक्ट इन द रजिस्टर ऑफ चार्ज एंड इन्फॉर्म द कंपनी। तो रजिस्ट्रार जो है वो कंपनी को बता देता है कि भाई देखो हमने उनसे पूछा है और उन्होंने कहा है कि अभी मत हटाना यहाँ से नाम, रजिस्ट्रेशन मत हटाना चार्ज का। फिर कंपनी की तरफ से कोई रिप्लाई आएगा तब देखेंगे फिर। लेकिन यदि सब ठीक रहा तो इशू कर देंगे सर्टिफिकेट। रूल 8 ये कहता है इन केस रजिस्ट्रार ने एंटर कर लिया मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज इन फुल, तो ऐसे केस में वो एक रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन का सर्टिफिकेट दे देगा जो CHG 5 में होगा, जो इस बात का सबूत होगा कि हाँ भाई कंपनी ने अपने पैसे चुका दिए थे। जो भी रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि सारे के सारे जो पेपर्स हैं वो 128 सेक्शन के हिसाब से 8 साल तक गुड कंडीशन में रखे रहने चाहिए, तो यहाँ पर भी जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर रहा है चार्ज या मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज वो भी रखना होगा पीरियड ऑफ 8 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। Power of registrar to make entries of satisfaction and release in absence of intimation from the company। यदि कंपनी की तरफ से इंटीमेशन नहीं है तब भी रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज की एंट्री करके रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज को हटा दे वहाँ से। 83 सेक्शन जो है वो एम्पावर करता है रजिस्ट्रार को कि वो एंट्रीज कर सकता है सेटिस्फेक्शन और रिलीज ऑफ चार्ज की, चाहे भले ही अभी कंपनी की तरफ से उसे ना भी एप्लीकेशन आई हो। ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जहाँ कंपनी या जहाँ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज थर्ड पार्टी को सोल्ड कर दी गई और ना तो कंपनी ना ही चार्ज होल्डर किसी ने भी इंटीमेट नहीं किया रजिस्ट्रार को सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के बारे में, थर्ड पार्टी को सोल्ड भी कर दी गई, तो भी ऐसे केस में जो ओरिजिनल कंपनी जिसकी प्रॉपर्टी थी, क्योंकि अब वो उसकी तो रही नहीं, तो इसीलिए ऐसे केस में रजिस्ट्रेशन का जो प्रोविज़न है उसको हटाया जा सकता है यहाँ से। अकॉर्डिंगली with respect to any registered charge, if evidence is shown to the satisfaction of charge that debt secured by the charge has been paid or satisfied wholly or in part, or that part of the property or undertaking has been released from the charge or has ceased to form part of the company's property or undertaking, then he may enter in the register of charges a memorandum of satisfaction to that effect. Accordingly, उन चार्जेस के रेस्पेक्ट में जो रजिस्टर्ड हैं, यदि ये बात का सबूत आ जाता है रजिस्ट्रार के पास कि भाई पैसा ही चुका दिया गया, होली चाहे इन पार्ट चुका दिया गया, या फिर अंडरटेकिंग जो चार्ज थी उसे रिलीज कर दिया गया चार्ज से, या फिर वो प्रॉपर्टी अब कंपनी की रही नहीं, तो ऐसे केस में वो रजिस्टर कर लेगा रजिस्टर ऑफ चार्जेस में मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन। मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन किस बात का कि डेप्ट सेटिस्फाई हो चुका है होली और इन पार्ट, या जो पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी अंडरटेकिंग है उसे रिलीज कर दिया गया चार्ज से, इस बात का मेमोरेंडम, या फिर इस बात का कि अब वो कंपनी की संपत्ति नहीं रही तो इसका नाम लिखने का फायदा क्या है, यानी कि अब देखा जाए तो डेटर ही बदल गया। दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज बाय द रजिस्ट्रार डिस्पाइट द फैक्ट दैट नो इंटीमेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द कंपनी, और ये पावर रजिस्ट्रार इस्तेमाल कर सकता है चाहे भले ही कंपनी ने उसे कोई सूचना ना भी दी हो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 82 subsection 4,
Section 82 shall not be deemed to affect the powers of registrar to make entries in the list of charges under Section 83. Otherwise, than on receipt of intimation from the company. That is, even if no intimation is received from the company. यानी कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि कंपनी की तरफ से इंटीमेशन आए तो ही रजिस्ट्रार रजिस्टर में चेंजेस कर सकता है या फिर एंट्रीज कर सकता है. ये पावर उसके पास ऑटोमेटिक है सेक्शन 83 में. और रजिस्ट्रार फिर इन्फॉर्म करता है अफेक्टेड पार्टीज को अगले 30 दिन में कि तुम्हारे चार्ज के संबंध में ये मैंने अपने रजिस्टर में चेंजेस कर दिए हैं, और एक नया सर्टिफिकेट इशू कर देंगे मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन का CHG 5 में. इन केस रजिस्ट्रार इंटर करता है मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज इन फुल, तो वो इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन CHG 5 में. फिर बात आती है इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर, सेक्शन 84. यदि एसेट को अपने कब्जे में लेने की बात आई, मेंटेन करने की बात आई, पैसा रिकवर करने की बात आई बेचकर, तो ऐसे केस में कंपनी जो है रिसीवर अपॉइंट कर देती है, तो इस बात की सूचना भी ROC को भेजी जाती है. सेक्शन 84 जो इस एक्ट का है वो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर और गिविंग ऑफ इंटीमेशन टू द कंपनी एंड टू रजिस्ट्रार. यदि कोई व्यक्ति ऑब्टेन कर लाता है ऑर्डर जैसे कोर्ट से कि भाई अब तो ये हमें अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा रिसीवर का, क्योंकि हमें कंपनी में शक है कंपनी इस प्रॉपर्टी को सही से मैनेज नहीं कर रही, या फिर कंपनी के पास इतने पैसे नहीं बचे तो वो डिफ़ॉल्ट कर सकती है, तो ऐसे केस में रिसीवर या मैनेजर कंपनी की संपत्ति के लिए अपॉइंट किया जा सकता है. तो यदि पर्सन ऑब्टेन कर लेता है ऑर्डर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और पर्सन टू मैनेज प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज, या फिर कोई व्यक्ति अपॉइंट कर देता है अपनी पावर्स के तहत जो उसे डीड में मिली हुई थी वहाँ पे रिसीवर को या फिर प्रॉपर्टी के मैनेजर को, तो वो नोटिस दे देता है ऐसे अपॉइंटमेंट का कंपनी को भी और साथ में रजिस्ट्रार को भी, जिस दिन अपॉइंटमेंट किया गया है या अपॉइंटमेंट का ऑर्डर है उसके 30 डेज के अंदर अंदर. इन टर्न रजिस्ट्रार प्रिस्क्राइब्ड फीस रिसीव होने पर रजिस्टर कर लेता है रिसीवर के पर्टिकुलर्स, उस पर्सन के पर्टिकुलर्स जो इंस्ट्रूमेंट है रजिस्टर ऑफ चार्जेस का उसमें. तो जब तक ऐसा है तब तक तो ठीक है. उसके बाद लेकिन यदि उसका जो अपॉइंटमेंट है वो समाप्त हो गया, सीज हो गया, जिसे रिसीवर को अपॉइंट किया था, तो जो पर्सन अपॉइंट किया गया था जैसा हम ऊपर देखते हैं वो भी नोटिस देगा इस संबंध में कंपनी को, रजिस्ट्रार को, कि भाई मैं अभी तक यहाँ पर रिसीवर के रूप में अपॉइंटेड था, मैं जो है टर्मिनेशन हो गया मेरा. रजिस्ट्रार फिर इस बात को भी रजिस्टर कर लेता है. फिर बात आती है पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन की. सेक्शन 86 जो इस एक्ट का है वो ये कहता है यदि कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया कंप्लाई विद करने में प्रोविजंस इस चैप्टर के, तो कंपनी लायबल टू पेनल्टी है 5 लाख रुपए के लिए, और हर ऑफिसर जो कंपनी का है जिसने डिफ़ॉल्ट किया वो भी लायबल टू पेनल्टी है, वो 50,000 रुपये है. यहाँ पर सेक्शन 447 भी लग जाता है जो रिलेटिंग टू फ्रॉड है. फ्रॉड के केसेस में अकॉर्डिंगली यदि एक बंदे ने जानबूझकर कोई झूठी जानकारी दी या महत्वपूर्ण बात को सप्रेस किया जो कि वाकई में रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होनी थी, तो इसके ऊपर 447 लग जाता है. फिर बात आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रजिस्टर ऑफ चार्जेस को करा सके रेक्टिफाई. सेक्शन 87 में, सेक्शन 87 जो है और रूल 12 जो है उससे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिली है कि वो रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस के ऑर्डर दे सकती है यदि डिफ़ॉल्ट किया गया, जहां पर ओमिशन किया गया देने में कोई इंटीमेशन रजिस्ट्रार को पेमेंट या सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के रेस्पेक्ट में स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर, या फिर जहां पर कोई ओमिशन किया गया या मिस स्टेटमेंट दिए गए थे पर्टिकुलर से संबंधित रजिस्ट्रार के पास या मॉडिफिकेशन के टाइम पर, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रेक्टिफिकेशन के ऑर्डर्स देकर उसे सुधरवा सकती है. लेकिन ऐसा करने से पहले कि भाई मिस स्टेटमेंट को रेक्टिफाई करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद सेटिस्फाई होनी जरूरी है कि डिफ़ॉल्ट एक्सीडेंटल था या इनएडवर्टेंस की वजह से था या फिर कोई और सफिशिएंट कॉज था जिसकी वजह से ऐसा हो गया. लेकिन इससे प्रभावित नहीं होंगे जो पोजीशन है क्रेडिटर या शेयर होल्डर के. जो ऑर्डर ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी टर्म्स कंडीशन के हिसाब से देगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट लगती है.